हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे होमोजेनस कैटालिसिस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस की, समांगी उत्प्रेरण और बेसमांगी उत्प्रेरण की। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होमोजेनस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण की। होमोजेनस कैटालिसिस, इसको कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। अब प्यारे बच्चों, ये समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? वह उत्प्रेरण की प्रक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था एक होती है, यानी जिसके लिए अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों को, अगर हम देखें ध्यान से, दोनों के लिए फेज P = 1, यानी इसके लिए जो प्रावस्था का मान है, फेज का मान है, कितना है? 1 होता है। तो ऐसा उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समांगी उत्प्रेरण गैसीय अवस्था में होता है या द्रव अवस्था में होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गैसें किसी भी अनुपात में मिसिबल होती हैं, मिश्रणीय होती हैं, और वे सदैव समांगी मिश्रण ही बनाती हैं। और ऐसे द्रव जो समांगी मिश्रण बनाते हों, जो आपस में मिलनशील हों, वे भी आपस में मिलकर एक प्रावस्था बनाते हैं। तो अगर गैस प्रावस्था का लेते हैं तो जैसे गैसीय अवस्था में उत्प्रेरण। अब जैसे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण जब हम लोग NO के द्वारा कराते हैं तब यह बनती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब यहां पर ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ये ऑक्सीजन भी गैस है, और ये जो उत्प्रेरक है ये भी गैस है। यानी अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों गैसीय प्रावस्था में हैं। तो अब इनके लिए जो फेज का मान क्या होगा? 1 होगा। इसलिए ये कैसे हो गए? ये समांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार बच्चों द्रव का लेते हैं। द्रव अवस्था में समांगी उत्प्रेरण, तो द्रव अवस्था में अगर हम लोग देखें तो बच्चों एस्टर का जल अपघटन, एस्टर जैसे एथिल एसीटेट है CH3COO-C2H5, ये द्रव अवस्था में है। अगर इसका जल अपघटन कराते हैं तो H2O भी द्रव अवस्था में है, और ये अम्ल द्वारा कैटलाइज होता है। तो अम्ल भी किस अवस्था में होता है? एक्वस, ये भी द्रव अवस्था में होता है। और इस जल अपघटन के फलस्वरूप जो बनता है वह एसिटिक एसिड बनता है और C2H5OH बनता है। तो यहां पर ये जो अभिकारक और उत्प्रेरक हैं ये मिसिबल हैं, मिश्रणीय द्रव हैं। इसलिए इनके लिए जो प्रावस्था का मान, फेज का मान 1 होता है। तो ये भी कैसे हो गए बच्चों? ये भी समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण हो गए। तो ध्यान रखना, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों के लिए प्रावस्था का मान 1 होता है तब उसको क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरण, होमोजेनस कैटालिसिस। गैसीय प्रावस्था में देखा और इसके बाद द्रव प्रावस्था में देखा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों हेटेरोजेनस कैटालिसिस की, यानी विषमांगी उत्प्रेरण की। अब बच्चों जो विषमांगी उत्प्रेरण होता है इसमें जो अभिकारक और जो उत्प्रेरक है इसके लिए जो प्रावस्था का मान या तो 2 के बराबर होगा या 2 से अधिक होगा। तो अगर इन
के लिए जो प्रावस्था का मान या तो 2 है या 2 से अधिक है, तब वो क्या हो जाएंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। अब यहां पर बच्चों कई कैटेगरीज होती हैं विषमांगी उत्प्रेरण की, जैसे ठोस ठोस उत्प्रेरण, यानी कि ठोस ठोस उत्प्रेरण, यानी सॉलिड सॉलिड कैटालिसिस, सॉलिड सॉलिड कैटालिसिस। आपने देखा होगा कि जब पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनती है और ये पोटेशियम क्लोराइड बनता है। यहां पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिसिस यूज की जाती है, कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो इसकी भी अवस्था कैसी है? सॉलिड। और पोटेशियम क्लोरेट की भी अवस्था कैसी है? सॉलिड। तो बच्चों प्रत्येक ठोस की प्रावस्था एक होती है, अलग अलग। जैसे यहां पर ये ठोस है तो इसके लिए प्रावस्था का मान 1, इसके लिए भी प्रावस्था का मान 1। तो अब ये जो टोटल प्रावस्था यहां हो गई, तो टोटल फेज इक्वल टू 2, क्योंकि जितने भी ठोस होते हैं उन सभी ठोसों के लिए प्रावस्था का मान 1 होता है। तो जब इस ठोस के लिए प्रावस्था का मान 1 हो गया, इस ठोस के लिए प्रावस्था का मान 1, तो टोटल अभिकारक और उत्प्रेरक के लिए प्रावस्था का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये कैसा उत्प्रेरण हो गया? विषमांगी उत्प्रेरण हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे ठोस द्रव, यानी कि सॉलिड लिक्विड कैटलिसिस की। ठोस द्रव यानी सॉलिड लिक्विड कैटालिसिस। अब बच्चों ये जो सेकेंड है सॉलिड लिक्विड कैटालिसिस, इसमें जो सॉलिड होगा यानी कि कैटलिस्ट के रूप में, लिक्विड अभिकारक के रूप में, या वाइस वर्सा। जैसे बच्चों है ये H2O। अब ये जो H2O है द्रव, ये क्या है? सॉरी H2O2। H2O2 क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? लिक्विड है। अब अगर इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग प्लेटिनम या मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित होकर के क्या बनाता है? 2H2O+O2। अब यहां पर ये द्रव है, लेकिन ये जो प्लेटिनम या मैंगनीज डाइऑक्साइड वो क्या है? सॉलिड। तो ये द्रव है, तो इसके लिए फेज इक्वल टू 1 और इसके लिए फेज इक्वल टू 1, तो दोनों को मिला करके अभिकारक और उत्प्रेरक के लिए फेज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। इसलिए ये क्या हो गया? एक विषमांगी उत्प्रेरण। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नंबर 3 द्रव द्रव उत्प्रेरण की, यानी जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक ये द्रव होंगे, यानी लिक्विड लिक्विड कैटालिसिस की। अब बच्चों यहां पर जो लिक्विड होंगे ये दोनों अमिश्रणी होंगे। कैसे होंगे? अमिश्रणी, इमिसिबल। जैसे बच्चों ये जो H2O2 है, अगर इसका हम गठन हम लोग मरकरी से कराते हैं। किससे कराते हैं? मरकरी से। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि जो मरकरी है ये लिक्विड होती है, धातु है, लिक्विड अवस्था में होती है। H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी लिक्विड अवस्था में होती है। और जब ये डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है? 2H2O+O2। अब यहां पर बच्चों जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके लिए भी फेज इक्वल टू 1, जो ये कैटलिस्ट है इसके लिए भी फेज इक्वल टू 1। तो इन दोनों को अभिकारक और उत्प्रेरक के जो फेज का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? फेज इक्वल टू 2। तो जब ये फेज का मान 2 हो जाएगा तो ये कैसा उत्प्रेरण हो गया? यह भी एक विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। अब हम लोग बच्चों चौथी बात करेंगे ठोस और गैस। ठोस और गैस उत्प्रेरण यानी कि सॉलिड गैस कैटालिसिस, सॉलिड गैस। अब बच्चों सॉलिड गैस यानी एक सॉलिड होगा, दूसरा क्या होगा? गैस होगा। अब देखो जो सॉलिड होता है उसका फेस अलग होगा, जो गैस होगा उसका फेस अलग होगा। जैसे बच्चों हैबर के द्वारा अमोनिया का संश्लेषण हम लोग करते हैं, तो हैबर
विधि द्वारा अमोनिया का संश्लेषण। अब यहां क्या होता है बच्चों, N2 प्लस 3H2 और यहां पर जो उत्प्रेरक क्या लेते हैं, आयरन और मॉलिब्डेनम वर्धक लेते हैं, तो ये बनती है 2NH3 गैस। अब यहां पर नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ये क्या होंगे, सॉलिड। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अब मैंने क्या बताया था कि जो गैसें होती हैं वो किसी भी अनुपात में मिश्रणी होती हैं, तो ये दोनों गैसें मिलकर के ये फेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये गैसें क्या है, मिश्रणी है। लेकिन ये जो सॉलिड है इसके लिए फेज इक्वल टू 1 अलग से होगा। अगर इसमें मॉलिब्डेनम है, वर्धक है, तो इसके लिए फेज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग लेते हैं तो यहां पर फेज का मान ग्रेटर देन 2 हो गया, 3 हो गया यानी ग्रेटर देन 2 हो गया। तो जब ग्रेटर देन 2 हो गया तो यह कैसा कैटालिसिस हुआ, यह बच्चों एक विषमंगी उत्प्रेरण हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम लोग जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं संपर्क विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो संपर्क विधि द्वारा जब हम लोग संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण करते हैं तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और कैटलिस्ट लेते हैं प्लेटिनम। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। अब ये बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर जो प्लेटिनम है वो कैसा है, सॉलिड। तो ये गैसें किसी भी अनुपात में जब मिलाई जाती हैं बच्चों, मैंने बार बार कहा है, तो उसके लिए फेज का मान क्या होगा, 1, क्योंकि गैसें किसी भी अनुपात में क्या होती हैं, मिश्रणी होती हैं। लेकिन सॉलिड ये इसके साथ अमिश्रणी होगा, इसका फेज अलग होगा, तो इसका फेज 1 और इनका फेज क्या हो जाएगा, 1। तो टोटल फेज अभिकारकों और उत्प्रेरक का जो फेज हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। यानी यह भी एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, आज की होमोजेनस कैटालिसिस क्या है, तो एक बहुत ही सरल तरीका है कि इस प्रकार का उत्प्रेरण, इस प्रकार की कैटालिसिस जिनमें अभिकारकों और उत्प्रेरक के जो फेज का मान है, प्रावस्था का मान है, यदि 1 है तो समांगी। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा गैस गैस का, द्रव द्रव का, लेकिन वहां द्रव द्रव कैसे थे, मिसिबल थे, मिश्रणी थे। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या हुआ, जब अभिकारकों और उत्प्रेरक के लिए प्रावस्था का मान 2 या 2 से अधिक होता है तो वो विषमांगी उत्प्रेरण होता है बच्चों। अब यहां पर हमने कई एग्जाम्पल देखे, जैसे ठोस ठोस का एग्जाम्पल देखा, ठोस द्रव का एग्जाम्पल देखा, द्रव द्रव का एग्जाम्पल देखा, ठोस गैस का एग्जाम्पल देखा। यहां पर बच्चों हमने एक द्रव द्रव का जो एग्जाम्पल देखा, तो ऐसे द्रव जो अमिश्रणी है, अगर मिश्रणी होंगे तो समांगी, अमिश्रणी होंगे तो विषमांगी, ध्यान देना है। तो बहुत सारे तमाम सारे हम लोगों ने देखा। जैसे बच्चों हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वनस्पति घी। वनस्पति घी कैसे बनाते हैं बच्चों, वनस्पति घी का जब निर्माण होता है उसमें वनस्पति तेल, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाती है, वनस्पति घी बन जाती है। एक तरह से ये असंतृप्त होता है, जब इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो संतृप्त बन जाती है, और जैसे ही वनस्पति तेल संतृप्त होती है तो क्या बन जाती है, वनस्पति घी बन जाती है बच्चों। अब यहां पर जब हम लोग वनस्पति घी का निर्माण करते हैं तो इसके लिए जो फेज का मान 1 होगा, ये गैस है इसके लिए फेज इक्वल टू 1, ये सॉलिड है इसके लिए फेज इक्वल टू 1, तो टोटल क्या हो गया, फेज ग्रेटर देन 2। तो यहां पर जब हम लोग वनस्पति घी का निर्माण करते हैं बच्चों, तो इस वनस्पति घी के निर्माण में जो फेज प्रावस्था का मान है वह ग्रेटर देन 2 हो जाता है, तो यह भी एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे
जिसमें ध्यान से देखने पर यदि फेस का मान 1 आता है अभिकारक उत्प्रेरक के लिए तो वो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा, और यदि फेस का मान 2 या 2 से अधिक आता है तो वो विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।